Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to continue with our topic the nervous system. पिछली बार हम लोग ने देख लिया कि नर्वस सिस्टम किन दोनों में डिवाइडेड है. किस में है? एक CNS में, CNS मतलब हाँ, दूसरा हाँ PNS में, और PNS भी दो में डिवाइडेड है. याद करके बताओ किस में. अच्छा CNS का बताओ, CNS में कौन कौन आता है? अरे यार ब्रेन आता है आपका, नहीं बॉडी नहीं आता है. और इस हाँ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और PNS क्या है? आपकी जितनी नर्व्स निकल रही हैं, है ना. दूसरी चीज़ PNS भी दो में डिवाइडेड है, एक SNS और एक ANS. ठीक है. SNS क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और ANS क्या है? हाँ, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करती है और ANS इनवॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है. आज हम लोग देखते हैं हाँ ऑटोनॉमिक. आज हम लोग देखते हैं हमारे CNS में ब्रेन. चलो, ब्रेन के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हो. अब ब्रेन सबसे पहले लोकेटेड कहाँ है? आपके स्कल में. हाँ, स्कल में है. और स्कल में भी इसको बहुत सारी कवरिंग्स मिली हुई है. सबसे पहले एक हमारी एक्सियल स्केलेटन की ही इसको कवरिंग मिली है, दैट इज द क्रेनियम, है ना. दीज आर शॉर्ट बोन्स. क्रेनियम बनी होती है शॉर्ट बोन से, और इनका इमोबाइल जॉइंट है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है क्रेनियम. ठीक है. तो 8 शॉर्ट बोन्स मेकअप द क्रेनियम. ठीक है. क्रेनियम एक सिंगल चीज नहीं है. जैसे बीच बीच में अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं ना, ये इसका मतलब ये जॉइंट्स है. तो ये 8 शॉर्ट बोन्स मेकअप द क्रेनियम. वैसे तुम्हारे कोर्स में है नहीं, लेकिन तो ये आउट स्कल के नीचे क्या आता है? क्रेनियम. ठीक है. स्कल तो आपका ये पूरा ही हो जाता है, लेकिन ये जो टॉप वाला पार्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, दिस इज आवर क्रेनियम. ठीक है. ये सबसे ज्यादा कवरिंग देता है. ठीक है. दिस इज द हार्डेस्ट थिंग दैट कवर्स द ब्रेन. अब ब्रेन क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको बहुत सारी कवरिंग और प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो क्रेनियम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है. उसके साथ साथ इस क्रेनियम के नीचे भी 3 अपनी लेयर्स में इसको प्रोटेक्शन मिली है, और उन तीनों लेयर्स को साथ में कहते हैं मेनिंजेस. पहली बात तो एक क्रेनियम नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, क्रेनियम को ही हम लोग ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, तो हमारा ब्रेन कहाँ लोकेटेड है? क्रेनियम के अंदर, और द ब्रेन बॉक्स के अंदर। और इसको 3 कवरिंग मिली हुई है, ठीक है, मेम्ब्रेनस कवरिंग है। सबसे पहली कवरिंग है ड्यूरा मैटर। द फर्स्ट कवरिंग इज ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर की क्या स्पेशलिटी है? हाँ, इट इज द, मतलब ये बहुत ही फाइब्रस होती है, मतलब ये काफी टफ है। दिस इज द टफ कवरिंग। दूसरी अरैक्नॉइड। अरैक्नॉइड, अरैक्नॉइड क्यों? क्योंकि ये एक वेब लाइक कुशनिंग बनाती है, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो क्रेनियम आया, उसके नीचे ड्यूरा मैटर आया जो बहुत ही टफ है, उसके नीचे आया अरैक्नॉइड, ये कुशनिंग बनाएगी, ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर जैसा, ठीक है, वेब लाइक कुशन। कुशन जब भी बोले तो कुशन मतलब होगा शॉक अब्जॉर्बर। एंड थर्ड इज द पाया मैटर। ये बहुत ही रिचली सप्लाइड होती है ब्लड से, क्योंकि ये सबसे नीचे की तरफ, और ये इन दोनों कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट भी होती है, क्योंकि सबसे हार्ड वाली चीज़ें तो ये लोग कर ही लिए हैं, ठीक है, क्रेनियम, ड्यूरा मैटर, अरैक्नॉइड। तीसरी जो होती है सॉफ्ट कवरिंग होती है और रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ठीक है, ये हुई मेनिंजेस। लिखते कुछ नहीं हो, पर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसको लगता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेनिंजेस, MENINGES। अरैक्नॉइड, ARACHNIOD। बुक में सब दिया हुआ है बगल बगल, करते रहो ऐसे ऐसे। निब बंद कर लो ना, पेन नहीं, ऐसे हाथ से करो। कुशन, कुशन, कुजीन है वो, कुजीन नहीं बेटा, कुशन है। एक तो इससे हम मजाक करें, सच मान लेता है। कुजीन क्या होता है? खाने को कहते हैं। तुम तो बहुत बड़े फूडी थे, खाने को ही कुजीन कहते हैं। तुम ही तो बोल रहे थे। जब भी कुछ खाने की बात करता हूँ तुम हाँ तो बोलते हो कि हाँ सर ये बनाया हूँ, ये बनाया हूँ। कुशन है बेटा, छोड़ो ये सब बातें, बेफिजूल बात। कुशन लिखा है, कुशन लिखा है, इसको बताते रहा करो प्रक्षत, ठीक है। ठीक है, और अगर मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है, मेनिंजेस बेटा MENINGES, हमारे बुक में लिखा भी हुआ है। एक बुक उनको दे दो अगर हो एक्स्ट्रा बुक तो। अगर इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, मतलब इनको चोट लग जाए, इन्फ्लेमेशन, तो ये कॉज करता है मेनिंजाइटिस। और इन सारी कवरिंग के बीच में, ये जो अलग अलग कवरिंग है,
बीच में रहता है हमारे एक फ्लूइड, फ्लूइड का भी काम होगा शॉक अब्जॉर्बर का, ठीक है, और उस फ्लूइड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड। हमारी पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा कवरिंग किसी भी ऑर्गन को नहीं मिली है जितनी ज़्यादा मिली हमारे ब्रेन को। हाँ, ऐसा तो तुम्हें सोचने, ऐसा तो तुम्हें बताना चाहिए मुझे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे वाइटल ऑर्गन है ये तुम्हारा, और कितना ज़्यादा डेलिकेट है। देखो, बहुत सॉफ्ट नर्व से बना हुआ है। ब्रेन बना ही किसी से है, हमारी जो नर्व्स हैं वही कॉन्वुलेटेड हैं। अब सोचो छोटी छोटी नर्व्स ही कॉन्वुलेशन में है और इतना बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही, तो अगर इनको मैं नहीं कवर करके रखा हूँगा तो थोड़ा बहुत भी शॉक लगा तो बेचारे में अगर एक भी कॉन्वुलेशन ऊपर नीचे हुआ तो आपकी पूरी फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी। क्या पता आपका एक कॉन्वुलेशन ऊपर नीचे होने से आपकी मेमोरी पावर चले जाए, आपकी थिंकिंग पावर चली जाए। तो जब इतना ज़्यादा वाइटल है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कवरिंग भी उतनी देंगे। इसके बाद किसको कवरिंग बहुत ज़्यादा मिली है? हार्ट को। किससे कवरिंग मिली है? रिब्स से, रिब केज से। ठीक है, इतनी बातें हुई। अब ब्रेन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी इसकी कवरिंग की बात हुई। अब ब्रेन पे आते हैं। देखो, ब्रेन के 3 पार्ट रहेंगे। ब्रेन के हमारे 3 पार्ट चलेंगे। द बिगेस्ट पार्ट विल बी द सेरिब्रम। इतना बड़ा आएगा हमारा सेरिब्रम। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाँ, सेरिब्रम, तो कलेक्टिवली तो सेरिब्रम ही कहेंगे। ठीक है, ये सेरिब्रम हुआ। अब नहीं, मैं अभी कुछ पार्ट बचा है, ये लार्जेस्ट पार्ट। फिर ये जो छोटा सा नीचे पार्ट है ना, दिस इज आवर सेरिबेलम। और उसके नीचे आता है, ये तो हमारा यहाँ पे पॉन्स आता है। हाँ, इसके नीचे आ जाता है यहाँ पे स्पाइनल, मतलब हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। जैसे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम की सबसे ऊपर की बोन है, वो पहली बोन कौन सी है हमारी? ए से नाम है। तुम लोग वो गेम भी खेलते थे पहले, एटलस और एक्सिस, हमारी टॉप मोस्ट बोन्स। तो उन्हीं के जस्ट ऊपर हमारा प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा चलो, एक के बाद एक ही बताता हूँ वरना कंफ्यूज हो गए। ये इसका याद रखना, फांसी से रिलेटेड कुछ बताऊंगा। नहीं, किसी को चढ़ाऊंगा नहीं, इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बस बता देंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखो, ब्रीफ में पहले ही अच्छा, ये 3 पार्ट ऑफ द ब्रेन समझ में आया। यही ये 3 मेजर पार्ट, और ये जो दिख रहा है दिस इज आवर पॉन्स। ये सेपरेट करता है हमारा, ठीक है, सेपरेशन का काम करता है। किसके बीच वो जानेंगे, लेकिन मेनली हमारे 3 ही पार्ट है ब्रेन के। कौन कौन से बताओ? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सेरिब्रम हमारा रिलेटेड है किससे? हमारी थिंकिंग से, हमारी क्रिएटिविटी से, मेमोरी से, ठीक है। और सेरिबेलम कनेक्टेड है हमारा कोऑर्डिनेशन से, मसल के बीच में कोऑर्डिनेशन, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये सब हमारा कंट्रोल करता है सेरिबेलम। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडुला ऑब्लोंगेटा ही है। इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट, लंग्स, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, सबको मेडुला ऑब्लोंगेटा संभालता है। अब इनमें से आपका 2 पे ही कमांड आपका है या फिर उनका आप पे है, वो अलग बात है, लेकिन इन 2 तक ही आप पहुंच पाते हो। किस पे? सेरिब्रम और सेरिबेलम तक, ठीक है। और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। जैसे आप लोग हार्ड डिस्क लेके आते हो, आपके फ़ोन होते हैं ना, 256 GB, 1 TB, ये सब बहुत ही छोटे नंबर है इनके लिए,
ठीक है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है। कितनी? वो डिपेंड भी करता है किसकी कितना ज़्यादा कॉन्वोल्यूशंस है। आगे चल जैसे ये जो ग्रूव्स है ना, ये ग्रूव्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उसकी इंटेलिजेंस और मेमोरी पावर होगी। तो जिसका एकदम फ्लैट हुआ मतलब कोई ग्रूव ही ना हो तो उसकी उतनी कम इंटेलिजेंस होगी। जिसको जिसकी तरफ देखना है वो देख सकता है। ठीक है, ये 3 पार्ट हुआ। अब सेरिब्रम को अच्छे से देखते हैं। देखो सेरिब्रम में भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं। हाँ, तो सबसे पहला हमारा जो सेरिब्रम है ये क्योंकि इतना बड़ा है तो ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है और इन्हीं हेमिस्फीयर्स को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल करता है हमारा राइट साइड ऑफ द बॉडी। दिस विल कंट्रोल आवर राइट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा वो राइट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब इस सब की फंक्शनिंग को, जैसे आप, हाँ ऑपोजिट, तो वही ना, तो लेफ्ट वाला राइट को संभालेगा। जैसे आप अगर लेफ्ट से लिखते हो तो वो आपका राइट वाला हेमिस्फीयर आपको अलाउ कर रहा है ना। तो आप जिस भी हाथ से लिखते हो, मोस्टली लोग राइट हाथ से लिखते हैं तो उनका, हाँ मेरा लेफ्टी है, ठीक है, यूनिक। तो जो लोग भी राइट से लिखते हैं उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। हाँ पूछो बेटा पूछो। लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है। दिमाग है, समझ पाओ तो समझ लो। हाँ पैर में भी आएगा, मतलब जो भी आपका क्रिएटिव फील्ड का काम है ना। तो आप हाथी से तो मतलब आपने ड्राइंग की अपने हाथों से, अगर आप पैर से भी ड्राइंग करते हो तो ठीक है, कुछ लोग पैर से भी ड्राइंग करते हैं, ठीक है। आप कोई हाथ से स्पोर्ट खेलते हो, पबजी अबजी खेलते हैं ना, तो लेफ्ट राइट, हाँ है, तो उसमें भी तो क्रिएटिविटी चाहिए, इंटेलिजेंस नहीं चाहिए उसमें, ठीक है, जिसमें भी तुम्हारी चीज़ें लग जाए। चलो इतनी तो बात हो गई कि ऑपोजिट चीज़ें संभालती है। तो राइट वाला हेमिस्फीयर कौन सा पार्ट संभालेगा? लेफ्ट साइड संभालेगा, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर, मतलब मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव है और तुम लोग का राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव है। और दूसरी बात, ये जो यहाँ पे हमारी कॉन्वोल्यूशंस आती हैं, मतलब ये जो फोल्ड्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं सल्काए। सल्काए, इसको कुछ लोग सुलसी बोलते हैं, सुलसी नहीं है, सल्काए है। दिस इज द फोल्ड्स, है ना। कपड़े तुम लोग फोल्ड नहीं करते हो तो वही फोल्ड ही क्या है, सल्काए है वो। और जैसे फोल्ड करने के बाद कपड़े में क्रीज आ जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? गायरी, द क्रीजेस।
हाँ, ये आगे चल के पढ़ेंगे कौन सा लोब है। नहीं नहीं, ये सब नहीं आया। बड़ा कलरफुल इस बार आ गया। तुमने कर दिया है कि है वो? नहीं, इतना कुछ आता नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ें आती हैं इससे, पता नहीं इतना मुश्किल डायग्राम देते क्यों हैं। है ना, इतनी चीजें समझ में आई। और ये जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को बीच से डिवाइड करता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलसम। कॉर्पस कैलसम। कॉर्पस कैलोसम। इतना समझ में आया? दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड समझ में आया ना। अब ये जो आउटर पार्ट है, मतलब आपके ऊपर वाला हिस्सा, वो कवर करता है आपका सारा साइटोन। अच्छा, आउटर हमेशा कॉर्टेक्स होता है, ये हम लोग हमेशा ही बताता आया हूँ, ठीक है। तो जो आउटर रीजन रहेगा आपका, जो आपको दिखेगा ऊपर से, ठीक है, मतलब दिखना नहीं चाहिए, किसी का ब्रेन किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो ये क्या कंटेन करेगा? सारा साइटोन। साइटोन क्या होता है? सेल बॉडी। हाँ बताओ, अभी अभी नर्वस सिस्टम का हम लोग ने किया। हाँ हाँ, गुड, ठीक है, साइटोन। हाँ गुड, कोई और क्यों नहीं है जवाब देता है, ठीक है। और इसी को कलेक्टिवली, मतलब ये सारा साइटोन ही रखता है अपने पास। आउटर वाला पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये सेरिब्रम का है, तो तुम बोल सकते हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स सारा साइटोन रखेगा, इसीलिए हम लोग इसको, और ये ग्रेइश कलर अपने पास आ जाता है क्योंकि ये सारे साइटोन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग ग्रे मैटर कह देते हैं। हाँ, ग्रेइश इन कलर, ग्रे मैटर। और जो अंदर का पार्ट है जो आपको नहीं दिखेगा, हाँ मतलब अगर आप ब्रेन को खोलते हो, ठीक है, तो अंदर जो रहेगा, अंदर वाले को कहते हैं मेड्यूला। तो ये सेरिब्रल मेड्यूला हो गया। ये कंटेन करेगा जो रिमेनिंग पार्ट होता है किसी भी न्यूरॉन का। अब रिमेनिंग क्या बचा? गुड, ठीक है। तो ये एक्सॉन कंटेन करेगा, और इसी वजह से इसको वाइट कलर मिल जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे वाइट मैटर। लेकिन आपको हमेशा अपना ब्रेन पूरा लाल ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि रिचली सप्लाइड विद ब्लड। लेकिन अगर आप पूरा उसको वॉश करते हो तो आपको ये कलर का डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। ये सब कॉपी कर लो, ग्रे मैटर और वाइट मैटर ज़रूर से कर लो। और काम समझ में आ गया? थिंकिंग का काम है इसका, रीजनिंग का काम है, क्रिएटिविटी का, मेमोरी का। चला भी लो बेटा पेन, कुछ तो चला लो, बस मुंह ही चलाने आते हो क्या? दोनों लोग को ही बोल ले, इसको लगता है हमेशा उसी की। तुमको भी बोलना है, अभी अभी तो ठीक हुए हो तुम, लिख रहे हो ऐसे लिखे हो क्या बेटा कोई? हाँ बताओ। और तुमने क्या लिखा है?
बहुत बढ़िया, चल तो रहा है। तुमसे तो थोड़ा ज़्यादा इसने ही लिखी है। तुम भी लिखो बेटा। तुमने भी लिखा? अरे चल रहा यार, तुम दोनों लोग ही एकदम छुपे रुस्तम। टॉपर ना बन जाओ वाला बात कि तुम लोग इतना लिख दिए हो। और वो इधर साइड क्या लिख दी इतनी जल्दी? पुराना सर इसमें जो कॉर्टेक्स और मेडुला इसका लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर से मतलब नहीं है। नहीं तो ऊपर और अंदर का हिस्सा। तो रीटेस्ट कब दोगे? हाँ, जो इस बार दिए नहीं तुम लोग, घर जाके दोगे। तो मैंने एक बार रीटेस्ट किया था सर। चेक तो नहीं होता, रीटेस्ट किसी का चेक नहीं होता, पर देना पड़ेगा। चेक नहीं होता पर देना पड़ता है। नहीं, चेक नहीं होता, वो तो मैं खुद ही बोलता हूँ किसी का। जब वो खुद ही टेस्ट के दिन नहीं कर रहा तो मैं क्यों उसका चेक करूँ? देना पड़ेगा पर चेक नहीं होगा। लिख देना, कुछ भी तुम उस पर लिख सकते हो। बस मैं ऊपर ऊपर से देखता हूँ, उतना टाइम नहीं रहता बेटा अब तुम्हारा रीटेस्ट भी मैं चेक करूँ। एक ही गो में सब करता हूँ। अब जो एक दो बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं वो बस देने आते हैं, उनका चेक एक नहीं होता है। इस सैटरडे नहीं है, अगले सैटरडे, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे। ऑल्टरनेट वीक्स पे करेंगे। अब इस बार हम लोग का फिजिक्स होगा। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड होता है वो किसके कंट्रोल में? हमारा सेरिब्रम के कंट्रोल में ही है। और जब आपको कोई हिप्नोटाइज करता है, ठीक है, हाँ, स्लीप में या फिर आपको कुछ अचानक से याद आता है, तो वो आपके सेरिब्रम में ही चीज़ें स्टोर्ड होती रहती हैं। और वो इंटेलिजेंस वाली बात बताई नहीं। देखो, जितने ज़्यादा ये सुलसी और सलकाए और ये होगा गायरी, ठीक है, जितना ज़्यादा सलकाया और गायरी होगा उतना ही ज़्यादा आपका इंटेलिजेंस और आईक्यू होगा, है ना। क्योंकि देखो, ये सलकाए और गायरी का मेनली, एक्चुअली पहले सलकाई का ही जान लो। ये फोल्ड्स का पर्पस क्या होगा? किसी भी चीज़ को फोल्ड करने का पर्पस क्या होता है? टू कवर लार्जर सरफेस एरिया एंड शॉर्टर, मतलब शॉर्ट एरिया। तो आप जैसे कपड़ा फोल्ड किए तो आपका पूरा कपड़ा, तो आप उसी को फोल्ड करते जाओ, तो आपने जितने ज़्यादा उस पर फोल्ड कर दिए तो आपका ब्रेन का साइज तो उतना ही रहा, लेकिन फोल्ड ज़्यादा है, मतलब आपका ज़्यादा बड़ा ब्रेन है। तो जितना बड़ा ब्रेन उतना ही ज़्यादा उसमें चीज़ें स्टोर्ड हैं, ठीक है। तो हायर, अब ये एमसीक्यूज में पूछता है कि ज़्यादा इंटेलिजेंस किस में होगा, वो बता देगा बिगर ब्रेन, शॉर्टर ब्रेन, हायर नंबर ऑफ सलकाए, हायर नंबर ऑफ गायरी। तो आपको हायर नंबर ऑफ सलकाए पे करना है। देखो, पहले तो सलकाई ही आएगा, उसके बाद क्रीजेस आएंगी। जैसे पहले सलकाए बना, फिर यहाँ पे जो ग्रूव्स बना, वैसे ये दोनों साथ में नहीं देता, इन दोनों को एंड कर देता है, हायर नंबर ऑफ सलकाए एंड गायरी, ठीक है। चलो, इतनी बात हुई। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन पे। अब आ जाते हैं सेरिबेलम पे। सेरिबेलम हमारा जो कंसर्न है वो है आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बैठाने से, ठीक है, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, आपके बॉडी बैलेंस बना पा रही, ये भी तो बहुत ही बड़ी स्किल है।
ईयर में एक फ्लूइड होता है जो उसकी मदद करता है आपको बताने में कि आप कितना बेंड हो रहे हो। फिर आपका सेरिबेलम उसको कमांड देता है कि सीधे हो जाओ, मतलब आप इधर बेंड हो तो इधर हो जाओ। ये आपको डिटेक्ट करने में मदद करता है कि आप कितना नीचे ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो जब आप कोई झूला झूलते हो तो यही फ्लूइड आपका मतलब रोटेट हो जाता है, तो आप जान नहीं पाते हो कि आप सीधे खड़े हो कि गिर रहे हो, या फिर आप जब गोल गोल घूमते रहो उसके बाद खड़े हो तो आपको फिर लगता है कि आप गोल गोल घूम रहे हो, क्योंकि वो फ्लूइड घूमता रहता है। हाँ जी, भूल गए यार, ईयर के जो फ्लूइड है। चक्कर, हाँ अच्छा, जो तुम्हें चक्कर आ रहा, अब चक्कर क्यों आ रहा वो भी तो जानना चाहिए। हाँ, पूछ क्या रहा है वो, चक्कर मतलब किस लिए? हाई, हाई वाला अभी चीज़ आएगी। हाँ हाँ वो आएगा। तुम दोनों लोग वही पीने से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो ना। अच्छा तुम चक्कर का पूछ रहे हो। चक्कर मतलब किस वीकनेस वाला चक्कर कि वो गोल गोल घूमा है उसके बाद चक्कर? नहीं वो अलग है, वो उसका ग्लूकोज की कमी से हुआ है। और जो वो वाला अभी आएगा, और जो मैं बता रहा हूँ वो जो इंसान गोल गोल घूमा है उसके बाद जो वो डिजी फील करेगा वो है क्योंकि वो फ्लूइड घूम रहा है। हाँ, तो आपका सेरिबेलम है कंसर्न्ड आपका बैलेंस बनाने से, और दूसरा कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स इज इनडायरेक्टली द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो यही कंसर्न है आपके मूवमेंट से, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द लिम्स। क्या क्या? फरो का मतलब होता है जैसे ये, ठीक है, ये जो बीच में एक नाला समझते हो ना, वो नाला ही होता है फरो। जैसे कि फील्ड हो गई, फील्ड होती है ना जहाँ पे खेती होती है, उसके बीच में एक फरो बनाया जाता है। एक इरिगेशन का नाम जानते होगे, फरो इरिगेशन। उसमें क्या करते हैं, एक सोर्स होता है पानी का, तुम फरो बनाते जाते हो, वो पानी खुद ही जाता है उस फरो में। हाँ, पेरिनियल भी बोलते हैं उसको, फरो इरिगेशन भी कहते हैं, ठीक है। हाँ इसी का पॉइंट है, सेरिबेलम में ही आता है ये, ठीक है। तो सेरिबेलम मेनली क्या कंट्रोल करता है, आपका मूवमेंट यही कंट्रोल करता है। अब हर्ष के क्वेश्चन पे आते हैं कि जब कोई इंसान, ठीक है, पूरा पी के टल्ली हो जाए तो क्यों उसकी चाल मतलब अलग अलग हो जाती है, झूम झूम के चलता है? क्यों हर्ष झूम झूम के आता है? क्लास में तो आज तक कोई झूम के नहीं आया है, ठीक है, ठीक है। अब क्लास के बाहर का मुझे नहीं पता, आई होप कोई झूमता ना हो, लेकिन देखे होंगे सब लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी कि जो पी लिया होता है वो झूम झूम के चलता है, कहीं गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, और डिपेंड करता है कितनी चढ़ गई है, ठीक है। अब ये चढ़ने से भी क्या होता है कि आपका जो सेरिबेलम है ये थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसके इनएक्टिव से इसके अच्छा देखो, एक जो पिया रहता है उस पर एक और चीज़ नोटिस करो कि वो बोलता भी बहुत है ना, बोलते रहेगा पूरे टाइम अनाप शनाप कुछ भी। ये तुम लोग आंसर दो। मैंने एक चीज़ बता दिया कि वो जो ऐसे ऐसे चल रहा है वो क्योंकि उसका सेरिबेलम थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया है। थिंकिंग है उसकी, उसकी मेमोरी भी है, वो ऐसे टाइम पे भी वो ऐसा नहीं होगा कि वो आग में कूद जाएगा, उसका ब्रेन तो काम कर रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो यहाँ के मसल्स बैठाता है, तो ये भी तो मसल्स ही हैं, तो इसकी ये मसल्स बहुत चलने लगती हैं, ठीक है। इस वजह से वो इतना अनाप शनाप बोलने लगता है, कुछ भी बोलेगा। तो ये सब कुछ होता है कि जब बंदा पी लेता है तो उसका सेरिबेलम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसके, और वही उसको स्लगिश तरीके से चलाता है। ये इसमें पॉइंट आउट करके बताया भी है, ये क्वेश्चन सिर्फ उसी का नहीं है, क्वेश्चन बुक ने भी बताया है। देखो एन अल्कोहलिक पर्सन के पूरा ग्रीन बॉक्स में बताया है, इतना कंसर्न है कि अल्कोहल पीने के बाद आपके साथ क्या होगा।
ठीक है। अगर पूछ लेता है कि वाई डज एन अल्कोहलिक पर्सन वॉक क्लमजीली, तो आपको यही बताना होगा कि उसका हाँ अनएबल टू कोऑर्डिनेट, और उसको किसका काम है, सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। फिर तीसरा, ठीक है, सेरिबेलम का काम समझ में आया। मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत ही छोटा होता है। देखो ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हाँ स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा। जी मैं क्रिकेट नहीं देखता। कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री ऑर्गन, नहीं मैं एमएमए देखता हूँ, मैं एमएमए देखता हूँ, यूएफसी। चलो, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कंट्रोल किया, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हुआ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जो मैं कहानी बता रहा था फांसी से रिलेटेड, अब इस पे आते हैं। देखो जब भी डेथ सेंटेंस होता है ना, तो डेथ सेंटेंस में होता है हैंग टिल डेथ। तो हैंगिंग में होता क्या है, आप जब फांसी पे लटकते हो तो होता क्या है, तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं, आप देखोगे लटकाया कुछ ऐसा जाता है कि उसके यहाँ ज़्यादा प्रेशर पड़े, यहाँ पे लटकाया कुछ ऐसे जाता है उसको, और यहाँ पे होता क्या है, आपकी यहीं से स्टार्ट होगी वर्टिब्रल कॉलम और सबसे ऊपर होगी आपकी एटलस एक्सिस और ऐसे जाती है वर्टिब्रल कॉलम। तो जब आपको लटकाया जाता है तो ये जो एटलस एक्सिस होती है ना, ये आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में धंस जाती है और मेडुला ऑब्लोंगेटा को फाड़ देती है। तो पहली बात तो देखो कितनी पेनफुल डेथ है कि वो चोकिंग की वजह से नहीं मरा। अगर आप किसी इंसान को चोक करते हो तो आपको बहुत देर तक उसको चोक करते रहना होगा, क्योंकि उसके लंग्स में तो एयर स्टोर्ड ही है। लेकिन आप फांसी में देखते हो कि विद इन 2-3 सेकेंड्स उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 2-3, वो डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी ये स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर घुस गया। ठीक है, अगर ये तुरंत ही घुस गया तो विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड उसकी डेथ हो जाएगी। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी, अरे स्पाइनल कॉर्ड नहीं, वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन, ठीक है, आपकी एटलस, वही उसके अंदर घुस जाती है। ठीक है, देखो क्या यहाँ पे पढ़ने का क्या, तुम अपनी विंड पाइप को बंद कर रहे हो, उससे तो हो ही जाएगी, लेकिन टाइम की बात नहीं है और पेनफुल बनाया जाता है इस प्रोसेस को। देखो अब यहीं से तुम्हारी ये स्टार्ट हो गई, रुको उसको थोड़ा और नीचे कर दें, ऐसे, हाँ जी, बस ख़त्म ही हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आपने फांसी पे लटकाया इसको, तो क्या हुआ, ये जो एटलस है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर घुस गई है, और इसमें घुसते ही आपका हार्ट फंक्शन बंद करना हो गया, आपका ब्रेन नहीं फंक्शन कर रहा है, क्योंकि वो भी तो इनवॉलेंट्री है। हाँ तुरंत ही तो हो रही है, लेकिन चोकिंग, मतलब एक चीज़ बताने का है कि फांसी चोकिंग नहीं होती है। जैसे मिसकंसेप्शन होता है कि लटकना ये है कि आप चोक कर रहे हो खुद को, लेकिन चोकिंग उसका मेन एम नहीं है। उसका मेन एम है कि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन है, वो कौन सी, एटलस, वो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा को तुरंत फाड़ दे। तो मे बी ये इस वजह से हो कि बंदे को क्विक डेथ मिल जाए।
ठीक है, क्विक डेथ हो जाए अगर चोकिंग होगी। चोकिंग से ज़्यादा सही है। हाँ, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसमें फांसी में भी बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि देखो उसके वेट पे भी बहुत डिपेंड करेगा, और जो फांसी का नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके जो फांसी का अरेंजमेंट है, क्या पता कोई नौसिखिया ने बैठाया है, उसने यहाँ पे ही फांसी लगा दी, तो यहाँ से तो कुछ होने ही नहीं वाला, तो वो चोक होके ही अल्टीमेटली मरेगा। ठीक है, तो जो असल में जो कोर्ट मतलब जो प्रैक्टिस करते ही हैं, इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, कैपिटल पनिशमेंट। हाँ, मतलब प्रैक्टिस इन द सेंस जो कोर्ट जैसे किसी को देती है, ठीक है, हैंग टिल डेथ का ऑर्डर जब देती है, तो जो लोग करते हैं ये काम, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। हाँ, जज उसके बाद से ऑर्डर देने के बाद निब भी तोड़ देते हैं। हाँ, ये तो मैंने बड़ा ड्रामेटिक चीज़ होती है ये, तो मैंने भी देखा है, ये मूवीज़ में, किसी मूवी में देखा था। लेकिन जो पॉइंट है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं था, अल्कोहलिक वाला था, वो मैंने बता दिया। ये बस इतना कि ये चोकिंग के लिए नहीं, इसमें है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये सब सुसाइड और मर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती रहती है, जस्ट इन केस। बस फांसी को हैंगिंग कहेंगे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आगे क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन पढ़ेंगे, जो कलर्ड वाली चीज़ है।